हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उषा प्रियमवदा ने अपनी कहानियों में पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं प्रेम संबंधों के बदलते स्वरूप को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनकी कहानियों में आधुनिक परिवारों में बदलते मानवीय संबंधों की बहुत सुंदर स्वाभाविक ढंग से व्याख्या की गई है। वापसी उनकी चर्चित कहानियों में से एक है। यह कहानी संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है। इसमें एक व्यक्ति के रिटायर होकर घर लौटने और पुनः घर छोड़कर अन्यत्र लौटने की कहानी को बहुत ही मार्मिकता से अभिव्यक्त किया गया है। तो आज के अध्याय में हम इसी वापसी कहानी की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं उषा प्रियमवदा की वापसी कहानी की समीक्षा। दोस्तों, कहानी एक कलात्मक गद्य विधा है जिसने जीवन के किसी न किसी पक्ष का कल्पना के सहयोग से रोचक वर्णन होता है। और उषा प्रियमवदा जो हैं, उन्होंने अपनी कहानियों में पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं प्रेम संबंधों के बदलते स्वरूप को अभिव्यक्ति प्रदान की है। और जो ये वापसी कहानी है, ये उनकी एक प्रसिद्ध चर्चित कहानी है। और यह कहानी एक संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है। इसमें एक व्यक्ति के रिटायर होकर घर लौटने और फिर दोबारा घर छोड़कर कहीं और वापस लौटने की कहानी को बहुत मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। दोस्तों, किसी भी कहानी को कि जब हम समीक्षा करते हैं तो उसे 6 तत्वों पर खरा उतरना चाहिए। यदि कोई कहानी इन 6 तत्वों पर खड़ी उतरती है तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि यह कहानी एक सटीक कहानी है। वो 6 तत्व कौन से हैं? कथानक अथवा कथा वस्तु, भाषा शैली, पात्र चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, इसके अलावा उद्देश्य और कथोपकथन यानी कि संवाद। ये 6 तत्व होते हैं जिस पर यदि कोई कहानी का खड़ा उतरना एक जरूरी माना जाता है। अब हम इस कहानी के इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर समीक्षा करते हैं। पहले हम इसकी कथानक यानी कि कथानक या कथावस्तु यानी कि इसकी वापसी कहानी की मुख्य कथा क्या है उसके विषय में जानते हैं। कथावस्तु का किसी भी कहानी की कथावस्तु का आरंभ अत्यंत महत्वपूर्ण और आकर्षक एवं कहानीकार के कलात्मक कौशल का परिचायक भी होता है। दोस्तों, कुशल कहानीकार कहानी की मूल संवेदना को अप्रत्यक्षतः प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देता है। यानी कि कुशल कहानीकार की जब हम कहानी शुरू में ही पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि कहानी कितनी सटीक है। वापसी कहानी वृद्ध जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो रिटायरमेंट की उम्र में आ जाते हैं, उन पुरुषों का दर्द प्रस्तुत करने वाली प्रथम सशक्त कहानी है। एक इंसान 35 वर्ष तक अपने परिवार का पालन पोषण करता है, नौकरी करता है, बाहर दूर अपने घर से रहता है और स्वयं छोटे छोटे स्टेशनों पर रहकर उनके लिए शहर में हर सुविधा जुटाता है। और इसी तरह ये इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू, वो भी यही करते हैं। और जब उनका 35 वर्ष बाद रिटायरमेंट होता है तो वो बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब मैं घर जाकर अपने पत्नी, बेटे, बेटी, बहू के साथ खुशीपूर्वक दिन गुजारूंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? देखते हैं। गजाधर बाबू के रिटायरमेंट के बाद कमाने वाला उनका जो एक पुत्र होता है और एक पुत्र उनका पढ़ रहा होता है और एक बेटी होती है, उनके परिवार में एक बहू है और उनकी पत्नी है, ये सब उनको अपने परिवार का हिस्सा मानने से भी मना कर देते हैं। और जब वो घर वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके हंसते बोलते परिवार में दुख की लहर दौड़ गई हो। कोई भी खुश नहीं होता उनको देखकर, क्योंकि वो 35 साल तक नौकरी के लिए बाहर रहते थे तो उनके परिवार को एक तरह से आदत हो जाती है उनके बगैर जीने की। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो ये परिवार है ये उनका भी परिवार है, उन्होंने ही इस परिवार का पालन पोषण किया है। अब जब गजाधर बाबू घर आते हैं तो उनके लिए किसी के भी दिल में जगह नहीं थी और ना घर में उनके लिए ऐसा लगता था कोई जगह है। वो जरा भी अपने बच्चों को कुछ बोलते तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते थे।
और जो बड़ा बेटा अमर है उसका तो ऐसे लगता है सिंहासन ही हिल गया, क्योंकि अपने पिता के पीछे उसी की घर में चलती थी और पिता के वापस आने के बाद उसे लगता है कि अब मेरी इस घर में नहीं चलेगी, और वो इसलिए वो सोचता है कि मैं इससे अच्छा अलग हो जाता हूँ। और जो उसका छोटा बेटा है नरेंद्र, वो अपनी पढ़ाई की दुहाई देता है, और बेटी बसंती वो हमेशा ही अलग थलग मुंह लपेटे पड़ी रहती है। और पत्नी के पास भी वे एक तरह से सिर्फ नाचते रहते हैं। इतना फालतूपन, इतनी असंगति, इतना व्यर्थ बोध उनमें भर गया, उनके दिल में बहुत ज़्यादा भर जाता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कल तक धनोपार्जन का आधार गजाधर बाबू आज फालतू सामान में बदल गए हैं। कल तक जो इस परिवार की एक नींव थी, इस परिवार के लिए धन अर्जित कर रहे थे, इस परिवार को पाल रहे थे, तब तक वो सही थे, और आज जब वो रिटायर हो गए हैं तो वो परिवार के लिए एक तरह से बोझ बन गए हैं, फालतू सामान हो गए हैं। और उनकी स्थिति की प्रतीक है उनकी कहानी में जो चारपाई दिखाई है, वो जो कभी ड्राइंग रूम में और कभी रजाइयों और चार के मर्तबानों के बीच पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का कथानक रोचकता, जिज्ञासा, कौतूहल, चरमोत्कर्ष तथा अंत आदि सभी से संपूर्ण रूप से संपन्न है, और ये सब जो है यही मिलकर कथा वस्तु को सशक्त और प्रभावी बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कथा वस्तु की दृष्टि से वापसी कहानी पूरी तरह से सफल कहानी है। दूसरा तत्व है दोस्तों पात्र चरित्र चित्रण। जो उस कहानी के पात्र होते हैं उनके चरित्र चित्रण। हम जानते हैं कि जो कोई भी कहानी होती है वो बहुत छोटी होती है, और पात्र कहानी शिल्प का प्रमुख तत्व होते हैं। इस कहानी छोटी होती है इसलिए इनमें पात्रों की संख्या भी बहुत कम होती है, और कुछ आधुनिक लेखकों की कुछ कहानियों में तो केवल 2 ही पात्र सारी कहानी की रचना कर देते हैं। लेकिन जो कहानी के थोड़े कम पात्र होते हैं वे अत्यंत प्राणवान एवं प्रभावशाली होने चाहिए, और वापसी कहानी के जो सीमित पात्र हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हैं। इसमें वापसी कहानी के मुख्य पात्र के रूप में हम देखते हैं तो गजाधर बाबू दिखाई देते हैं। संपूर्ण घटनाक्रम सिर्फ उनके आसपास घूमता है। उसके अलावा उनकी पत्नी है। इन 2 पात्रों के अतिरिक्त कुछ गौण पात्र हैं, जिसमें गणेशी, अमर, बसंती, कांति और नरेंद्र, जिसमें अमर, बसंती, कांति और नरेंद्र गजाधर के बच्चे हैं। और कहानी के कलेवर के आधार पर लेखिका ने गिने चुने पात्रों को ही आधार बनाकर संपूर्ण घटनाक्रम को आगे बढ़ाया है। तो हम कह सकते हैं कि पात्रों और पात्र चरित्र चित्रण की दृष्टि से वापसी कहानी एक अच्छी और सटीक कहानी है। कथोपकथन, तीसरा तत्व कथोपकथन अथवा संवाद। सफल कहानी की योजना में संवाद मुख्यतः पात्रों के अंतर्द्वंद एवं संघर्ष की सृष्टि करते हैं, किंतु गौण रूप में एक पात्र की चारित्रिक विशेषताएं भी हमें किससे पता चलती है? कहानी के संवादों से ही हम किसी कहानी के पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को जान सकते हैं। घटनाओं को वेग से चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने में और कौतूहल एवं उत्सुकता की सृष्टि करने में भी इन संवादों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दोस्तों, संवाद सदैव छोटे, चुस्त, प्रभावी, रोचक और पात्रानुकूल होने चाहिए। संवाद दृष्टि से वापसी कहानी श्रेष्ठ कहानी है। एक उदाहरण मैं सुना रही हूँ। नरेंद्र, गजाधर बाबू का बेटा, उसने थाली सरकार कर कहा, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तो बेटा पूछता है कि तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? चिल्लाता है वो। तो बेटी कहती है कि बाबूजी ने। तो वो कहता है कि बाबूजी को तो बैठे बैठे यही सूझता है, क्योंकि अब वो अपने परिवार के लिए फालतू हो गए हैं, तो वो उनके बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनके इसी तरह से उनके लिए बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संवाद की दृष्टि से यह कहानी एक सफल कहानी है। अगला तत्व है भाषा शैली। वापसी कहानी की भाषा इसके कथ्य एवं चरित्रों के अनुकूल ही है। कहानी की भाषा दैनिक प्रयोग में आने वाली सरल भाषा है और उसमें संप्रेषणीयता एवं गति देखने को मिलती है। कहानी के मूल भाव स्वरूप घर में गजाधर की स्थिति को व्यक्त करने वाली भाषा का एक उदाहरण मैं पढ़कर बताती हूँ। किसी भी बात में हस्तक्षेप ना करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग ना बन सका। गजाधर
बाबू सोचते हैं कि वो अपने घर में रहकर भी किसी की बातों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उस घर में उनका अस्तित्व एक तरह से उस घर का भाग ना बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसी सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी, और उनकी सारी खुशी जो रिटायरमेंट के बाद जो घर वापस आ रहे थे वो बहुत खुश थे, वो सारी खुशी उनकी एक उदासीनता में डूब गई। तो भाषा शैली की दृष्टि से भी यह कहानी एक सटीक कहानी है। अगला है देशकाल एवं वातावरण। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कहानी एक लघु रचना होती है, इसलिए उसमें अधिक समय और अनेक देशों की घटनाओं के चित्रण का अवकाश नहीं होता। उसमें किसी एक स्थान, एक समय की घटनाओं का ही जिक्र होता है। देशकाल के अतिरिक्त वातावरण भी कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। इससे कहानी में स्वाभाविकता का समावेश होता है। और वापसी कहानी में लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार बाजारवादी उपयोगितावादी सोच ने रिश्तों का कायाकल्प करा दिया है। यह कहानी वृद्ध पुरुषों का दर्द प्रस्तुत करने वाली प्रथम सशक्त कहानी है। गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेही सहज संसार से उनका नाता टूट गया था। गजाधर बाबू बहुत खुश थे, बहुत खुश, क्योंकि 35 साल रेलवे में नौकरी करने के बाद वे रिटायर होकर अपने घर जा रहे थे और वो अपनी कल्पनाओं के संसार में खोए हुए। उनको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि जब वे उनसे खाली समय में घर पर टिका ही नहीं जाता था। कवि प्रकृति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आ रही थी। जब वो रिटायरमेंट उनको मिल गई और वो अपने घर जाने लगे, तब वो इन सब बातों को याद कर रहे थे और उन्हें याद आता है कि कैसे दोपहर में गर्मी होने पर भी उनकी पत्नी 2 बजे तक आग जलाए रहती थी, यानी कि उनके लिए गरम गरम रोटियां सेक कर उन्हें खिलाती थी और मना करने पर भी थोड़ा सा और कुछ थाली में परोस कर बड़े प्यार से आग्रह करती थी। जब वो नौकरी करते थे और घर जाते थे, उस समय की बातें हैं। और जब वे थके हारे बाहर से आते थे तो उनकी आहट पर उनकी पत्नी रसोई के द्वार पर निकल आती और उन्हें देखकर उनकी आंखें मुस्कुरा उठती। लेखिका ने बाह्य वातावरण के साथ साथ पात्रों की मनोदशा का, अर्थात आंतरिक का भी जीवंत मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। और जब रिटायरमेंट के बाद वे घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके हंसते बोलते परिवार में शोक की लहर सी दौड़ जाती है। उनके बच्चे, उनकी पत्नी यहाँ तक उन्हें अपने घर का हिस्सा मानने से इनकार कर देती है। तो देखा, देशकाल और वातावरण भी कितना अच्छा लेखिका ने इस कहानी में लिखा है। यानी कि यह कहानी देशकाल और वातावरण की उससे भी देशकाल एवं वातावरण के तत्व पर भी खड़ी उतरती है। अंतिम तत्व है दोस्तों उद्देश्य। सामान्य रूप में कहानी का उद्देश्य मनोरंजन होता है, साथ ही उसमें जीवन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण भी चित्रित किए जाते हैं। कहानीकार कहीं सुधार को तो कहीं आदर्श एवं यथार्थ के चित्रण को कहानी का उद्देश्य मानकर चलता है। कहानी का उद्देश्य जो भी हो, उसमें स्वाभाविकता एवं कहानीकार की निष्ठा का भाव अवश्य होना चाहिए। हम वापसी कहानी में हमने देखा कि वो एक विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की कहानी है। पीढ़ी संघर्ष एवं नवीन पीढ़ी की हृदयहीनता का चित्रण लेखिका ने सफलपूर्वक किया है। इसमें गजाधर बाबू नई पीढ़ी व पुरानी पीढ़ी के संघर्ष के संदर्भ में विवशता, अकेलापन चुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं और पुराने संस्कारों के कारण वे ना तो नए के साथ सामंजस्य कर पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कहानी है वो कला की कसौटी पर भी खरी उतरती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार उषा प्रियंवदा की ये वापसी कहानी अपने हर तत्व पर खरी उतरती है और एक तरह से एक सटीक कहानी है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने वापसी कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।